हाँ नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज से हमारा अध्याय 12 व्रत, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर के शुरुआत में हम बिल्कुल बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं बात को। तो आपका पेज नंबर 189, 190 और इनमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी है। जीवा क्या होती है, अंतरित कोण क्या होता है, ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे। और 12.1 ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है। देखिए बीच बीच में प्रमेय भी आएगी। तो सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं कि व्रत बनाने के लिए हम कोई भी एक त्रिज्या लेते हैं और इसको केंद्र मानते हुए, यह हमने एक केंद्र निर्धारित कर दिया। 4 सेमी अगर खोला तो 4 सेमी त्रिज्या और 5 खोला तो 5 सेमी त्रिज्या का ये व्रत बन गया। आप यहां पे मान के चलिए कि हमने 4.5 सेंटीमीटर इसको खोला है। ठीक है, केंद्र पहले निर्धारित कीजिए। ये हमने बनाया व्रत। अब इसमें क्या क्या भाग है समझिए जरा। सर्वप्रथम ये O बिंदु केंद्र है, O केंद्र। और ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये परिधि सरकमफेरेंस। जैसे किसी आयत में और वर्ग में परिमाप होते हैं, वैसे ही ये परिधि है। केंद्र ये रहा, और केंद्र से हम जो परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो वो त्रिज्या होगी, रेडियस, सरकमफेरेंस, सेंटर। यस, इसको मिलाते हुए जो हमने यहां पे केंद्र से मिलाते हुए खींची, ये OP, इसको P नाम दे देते हैं, OP, ये त्रिज्या होगी। तो व्रत एक इस तरह की संरचना है, में इधर इधर इधर, तो त्रिज्या के बराबर OP हमारी त्रिज्या है। सभी त्रिज्या बराबर होगी, इधर 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 सब बराबर होगी। और अगर मान लीजिए इधर हमने कोई AB रेखाखंड खींचा, जिसके A और बिंदु B दोनों, A बिंदु और B बिंदु दोनों व्रत की परिधि पे है, तो AB यहां पे हुई जीवा। ठीक है, जैसे जैसे हम केंद्र के करीब जाते हैं, जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है। दूर जाए तो जीवा की लंबाई घटती जाती है। निश्चित रूप से वो जीवा सबसे लंबी होती है जो व्रत के केंद्र से गुजरती है। बहुत अच्छे बच्चों। और उसको क्या कहते हैं? व्रत का व्यास। अगर CD हम इसको लें तो थोड़ी देर के लिए COD भी बोल सकते हैं, CD भी बोल सकते हैं, वो व्यास हो गई। और व्यास क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या का डबल व्यास। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। अच्छा, और क्या क्या भाग, इसमें भाग और क्या क्या रहे वो भी समझ लीजिए। पहली बात तो ये समतलीय आकृति है। कौन? व्रत। समतल पे, 3D फिगर नहीं है। ठीक है, समतलीय आकृति। और कितने भागों में डिवाइड करती है ये समतल को? 3 भागों में। पेज नंबर 189 पे आपको 3 भाग दिए हुए हैं कि एक तो अभ्यंतर, शब्द पे ध्यान देना, इंटीरियर को हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल शब्द है अभ्यंतर। यानी अगर मैं यहां पे कोई E पॉइंट लूं तो वो अभ्यंतर में स्थित है। अभ्यंतर थोड़ा सा मुश्किल शब्द है। इंटीरियर। और अगर E के बाद में मैं F कोई बाहर ले लूं तो ये व्रत के बाहर स्थित है। इसको हम बोलेंगे बहिर्भाग। और तीसरा ये जो परिधि है, ये व्रत, तो E अंदर है, P, D, B, A, C सभी व्रत पर स्थित है। किस पर स्थित है? व्रत पर। रिवीजन भी हम साथ के साथ करवाते रहेंगे। हम आपको बता दें जरा कि लगातार एक्सरसाइज लेते हुए हम ICT की क्लासेस में यहां तक आ चुके हैं। अगर आप पुराने वीडियोस हमारे YouTube पे देखेंगे
तो वो आसानी से आप लोगों के सिलेबस को कवर करवा देंगे बच्चों। यस, ये ए बिंदु हमने लिया था वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर। तो ये अभ्यंतर, एफ बहिर्भाग, ये अभ्यंतर, ये वाला पॉइंट ई, ओ वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र तो सदैव वृत्त के अंदर होगा, आखिर केंद्र है। जैसे कैप्टन होता है ना किसी टीम का, वो तो टीम में होगा ही। परिधि ए बी जीवा, ओ केंद्र। अब इसमें और समझिए बच्चों, अगर हम कोई इतना सा पार्ट लें इसका, यहां से यहां तक, ठीक है, और ई एफ तक हम आ चुके थे, जी और एच। तो अगर मैं जी एच लूं तो यह कहलाता है चाप। चाप को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक लघु चाप, एक दीर्घ चाप, माइनर एंड मेजर। क्या बोला मैंने? माइनर एंड मेजर। तो ये जीएच छोटा है तो लघु चाप, और बाकी जो बचा वो दीर्घ चाप। इसी में एक चैप्टर आगे आएगा बच्चों हमारा, घन घनाभ बेलन शंकु गोले से पहले वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाला। आप लोगों की पाठ्य पुस्तक में वो 15वां है। क्या है? वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ठीक है ना। और उससे संबंधित कुछ छोटे छोटे पार्ट भी आएंगे। जैसे हम आपको बताएं, केवल ये भाग, अगर हम इस भाग को छायांकित कर रहे हैं, ये भाग, तो ये सेगमेंट कहलाता है, यानी कि वृत्तखंड। इसके क्षेत्रफल भी उसमें आएंगे। और अगर मैं इस भाग को छायांकित करूं, ठीक है, तो ये सेक्टर है, और इसको आपको हिंदी में आप बोलोगे त्रिज्यखंड। सीधी सी बात है, लघु त्रिज्यखंड, बाकी बचा हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्त का जो शेष भाग है। ऐसे ही लघु वृत्तखंड और बचा हुआ शेष दीर्घ वृत्तखंड, सेगमेंट। तो एक बार इनको देख लीजिए, सभी को समझने की कोशिश कीजिए। आपको 1 मिनट का हम कीमती वक्त दे रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को जो चित्र में हमने बताई है, इनको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, चिंतन मनन कीजिए, है ना बच्चों। 1 मिनट का कीमती वक्त हम आपको दे रहे हैं। यस बच्चों, एक बार मिटाने से पहले फिर से समझ लीजिए कौन कौन से पॉइंट क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केंद्र। वृत्त बनाने के लिए सबसे पहले केंद्र की तलाश होती है। जैसे कोई भी अगर हमारे को कुछ
बनाना है, कोई नया स्कूल बनाना है तो जमीन चाहिए, कहां, उसके लिए एरिया तय किया जाता है। ऐसे ही ये केंद्र बिंदु, उसको तय किया जाता है। त्रिज्या तय की जाती है, कितने एरिया में हमारे को ये बनाना है, तो वो त्रिज्या हो गई। यहां पे ओपी भी त्रिज्या है, ओडी भी त्रिज्या है, ओसी भी त्रिज्या है। ओ को अगर मैं ए बिंदु से मिला दूं, ओ को बी से मिला दूं, वो भी त्रिज्या होगी। ठीक है, त्रिज्याएं बराबर होती हैं, वृत्त फिगर ही ऐसा होता है। और वृत्त ने किसी भी समतल को, क्योंकि यह समतली आकृति है, 3 भागों में बांटा। नंबर 1, अभ्यंतर, वृत्त के अंदर, यानी कि अगर किसी की केंद्र से दूरी, अगर किसी बिंदु की केंद्र से दूरी त्रिज्या से कम है, किससे बच्चों, त्रिज्या से कम है, इसका मतलब वो अभ्यंतर भाग में है। त्रिज्या के बराबर है अगर उस बिंदु की दूरी, तो वो वृत्त पर है, यानी कि वृत्त की परिधि पर है। और यदि उस बिंदु की दूरी, जैसे एफ बिंदु है, उसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से ज्यादा है, तो वो बहिर्भाग में स्थित है। ठीक है, वृत्तखंड आप सब लोग समझ ही गए, जीवा और परिधि के मध्य बना हुआ भाग। त्रिज्याखंड क्या होता है, 2 त्रिज्याओं और इस जगह पे इस तरह से बना हुआ त्रिज्याखंड हो गया। केंद्र से गुजरे वो व्यास हो गया। ठीक है, तो ये सभी बातें आप ध्यान रखिए। अब इन्हीं आधार पे हमारी जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 12.1 केवल या तो रिक्त स्थान भरने हैं और या फिर सत्य और असत्य वो देखना है हमें। तो आइए बुक अपने सामने रखिए, पेज नंबर 190 की हम बात कर रहे हैं, 12.1 एक्सरसाइज। और इधर के पार्ट में हम लिखते चलेंगे। ध्यान रखना, व्यास त्रिज्या का डबल और जीएच यहां पे चाप है। और फिर कोणों के बारे में अगली एक्सरसाइज और होगी। पहले हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 12.1। जहां इधर समझाने की जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे। 12.1 पेज नंबर 190। पहला सवाल जो रिक्त स्थान पे आधारित है, आइए हम बोल के बताएं जरा क्या है सवाल। यस, फर्स्ट पार्ट, खाली स्थान भरिए। वृत्त का केंद्र, वृत्त के बहिर्भाग या अभ्यंतर। तो बताया ना बच्चों, वृत्त का केंद्र तो वृत्त के अंदर ही होता है, यानी कि अभ्यंतर इसमें आएगा। अभ्यंतर, इंटीरियर। सेकंड है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, तो वृत्त के कहां पर स्थित होता है, बहिर्भाग आएगा इसमें, एक्सटीरियर। ये भी हम ले चुके थे, आपको समझाते समय बताया था हमने। तीसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है। बहुत बच्चों, जोश कम नहीं होना चाहिए इसी तरह से आप लोगों का। फोर्थ, अभी अभी मैंने यहां मिटाया था, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, वही व्यास है। एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो तो अर्धवृत्त होता है बच्चों। एक चाप अर्धवृत्त हो जाएगा यदि उसके दोनों सिरे व्यास बनाएंगे। 5वें में, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है, 3 भागों में। यह भी हमने आपको बताया था। कैसे, आपको बोला था हमने, एक अंतर वाला जो है, अंदर वाला भाग अभ्यंतर, एक बाहर वाला बहिर्भाग और एक वृत्त की परिधि। अब सवाल नंबर 2 देखिए जरा। इसमें हमारे को सत्य और असत्य सेलेक्ट करने हैं। तो बच्चों एक बात सुनो, एक काम कीजिए ना, ये सत्य और असत्य हम थोड़ा आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी बेसिक चीज हमने समझा दी है। तो हम आपको अब ये जो अंतराल वाला टाइम है ना बच्चों, इसमें कितने पार्ट्स हैं, सवाल नंबर 2 में कितने हैं, 7 भाग।
केवल सत्य और असत्य ही तो खोजना है। आंसर शीट पे नहीं जाइएगा बच्चों, कई शॉर्टकट अपनाते हैं। अपना दिमाग लगाइए और इनमें से सत्य और असत्य उनको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। और बच्चों आइए आंसर शीट से तो मिलाएं। यस, फर्स्ट का अभ्यंतर, सेकंड का बहिर्भाग, थर्ड में व्यास, अर्धवृत्त और 3 बिल्कुल यही मिल रहे हैं। अब इसमें बच्चों 1 मिनट जरा आगे सत्य और असत्य वाले भी हम देखें जरा। सवाल नंबर 2 अगर आपने किया है तो मिलाइए जरा। हम कारण भी देखेंगे। केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये केंद्र, इसको वृत्त की परिधि पे कहीं पे भी कोई बिंदु है, बिल्कुल त्रिज्या होती है। तो सत्य बिल्कुल। आइए सेकंड देखें। सेकंड में हमसे कहा गया है एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती है। नहीं बच्चों, समान लंबाई के चाप तो चाप होते हैं। त्रिज्या कहां से होगी, जीवाएं कहां से होगी? जीवा तो हां ये जरूर है, समान अगर चाप लेवे ना तो उनसे बनी जीवाएं वो जरूर बराबर होती हैं। लेकिन यहां पे कुछ क्लियर नहीं है, तो हम जब क्लियर नहीं है तो असत्य की कैटेगरी में डाल रहे हैं।
बराबर चाप के संगत जीवाएं समान होती है, लेकिन ये तो हमें कह रहे हैं कि एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती। अरे नहीं ना भाई। तीसरा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है? नहीं। अगर मैं इसको 120 वाली जगह पे यहां पे बांटू 3 पार्ट में, तो ये चाप हमारा 3 बराबर भागों में बट जाएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए इसको 120 मान लीजिए, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट 120 का और ये तीसरा पार्ट, तो प्रत्येक दीर्घ चाप होता है? नहीं। चाप देखो बच्चों, 180 डिग्री अगर केंद्र पे बनता है ना, तब तक तो वो अर्धवृत्त हुआ, और 180 से ज्यादा है केंद्र पे बना कोण, तो वो दीर्घ चाप की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। और 180 से कम, क्योंकि यहां तो 120 ही बनेंगे, तो ये भी असत्य में गया। अब आइए फोर्थ, पेज नंबर 191 पे हम जा रहे हैं चौथे पार्ट के लिए। यस, कहा गया है वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो, वृत्त का व्यास है। बिल्कुल सही है, परिभाषा ही यही है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो ये सत्य के कोटे में गया। आइए फिफ्थ पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 5। वृत्त एक समतलीय आकृति है। बिल्कुल समतलीय है, प्लेन फिगर है, तो यह भी सत्य में गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह, ध्यान से सुनना बच्चों, क्या है, थोड़ा सा लंबा है। एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, एक व्यास कहलाता है। नहीं बच्चों, व्यास की जगह अगर वृत्त होता तो यह सही होता। तो यहां पे यह असत्य में गया। और सातवां भी सुन लीजिए, एक साथ लिख देंगे दोनों को। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। अरे नहीं ना भाई, व्यास कहलाती है। व्यास, त्रिज्या गिरा दिया। और ऊपर वाले में छठे में जहां व्यास कहलाता है ना, वहां पे वृत्त होना चाहिए था, सर्किल होना चाहिए था। तो हम मजबूर हैं दोनों को असत्य कहने के लिए, ध्यान रखिए। और अगर आपने भी यही मिलाया है, यही किया है, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आइए आंसर शीट से जरूर मिलाएंगे हम हमारे ट्रू और फॉल्स को, सत्य और असत्य, देखें वही है क्या। आइए चेक करें। यस, फर्स्ट सत्य, सेकंड असत्य, थर्ड असत्य, फोर्थ सत्य, और फिफ्थ हमारा सत्य है, और सिक्स्थ और सेवेंथ दोनों ही असत्य की कैटेगरी में है। बिल्कुल सही है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम अलग अलग प्रमेय आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। इसी में वृत्त पर आधारित बहुत सी प्रमेय हैं, उनको हम समझते हैं। एक जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, वो भी समझ लीजिए। केंद्र पे बना कोण, शेष परिधि पे बने कोण, इनमें सब में कुछ न कुछ संबंध होता है। ठीक है ना बच्चों। जैसे ये यहां पे ये कोण बन रहा है, अगर मैं यहां से इधर मिलाऊंगा तो वो केंद्र पे बना कोण कहलाएगा। तो ये तो रही हमारी एक्सरसाइज 12.1। अब कुछ हम प्रमेय आप लोगों को समझाने वाले हैं, वो समझिए जरा। ये बेसिक कंसेप्ट हमारे लगातार काम आते रहेंगे, ध्यान रखिए। जो 12.1 में हमने यूज लिए, समझिए।
एक एक प्रमेय को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले 12.1 पेज नंबर 191 निकालिए आप, पेज नंबर 191। बारह पॉइंट एक प्रमेय का स्टेटमेंट हम बोल के बता रहे हैं, फिर आपको समझा भी रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। स्टेटमेंट है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अगर जीवाएं बराबर होंगी तो उनकी केंद्र पे बनने वाला कोण भी बराबर होगा। समझिए। यस, सर्वप्रथम हमने इस प्रकार से एक वृत्त बनाया बच्चों। केंद्र हमने पहले ही तय कर रखा है, पीछे बैठे हुए बच्चों को आसानी से दिखे इसके लिए हम वृत्त थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। इस तरह से अब हमसे क्या कहा गया है, जीवाएं बराबर है। क्या बोला है बच्चों, जीवाएं बराबर है। तो हमने एक जीवा यहां ली और इस वृत्त में एक जीवा हमने इधर कहीं ले ली बच्चों। लेनी बराबर लंबाई की जीवा है, ठीक है। प्रमेय हमारे को कह रही है कि इन जीवाओं के द्वारा जो केंद्र पे कोण बना ना वो समान होता है। आइए इसको हम सिद्ध भी करें। अगर आपको जरूरत होगी तो पूरा डिटेल में समझा देंगे, और नहीं तो संक्षिप्त में भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को सभी को। यस, इस कोण की बात कह रहे हैं। हमारे को दिया है जीवा बराबर है और केंद्र पे जो बना हुआ कोण है वो बराबर सिद्ध करना है। इसी के साथ में एक विलोम और प्रमेय चलती बच्चों। इसमें चित्र तो उसमें भी यही बनेगा। ये दोनों प्रमेय साथ साथ चलती हैं, विलोम और ये। हम आपको बता दें जरा, 12.2 का जो स्टेटमेंट है वो है, यदि किसी वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, अंतरित कोण बराबर है, तो जीवाएं भी बराबर होती है। इसमें जीवा बराबर दिया है, फर्क इतना ही है। एक वृत्त जिसका केंद्र O, ये तो है ही। मुख्य बात है जीवा AB बराबर जीवा CD हमारे को दिया है। जीवा, चाहे तो आप इसमें लिख भी सकते हैं, जीवा AB बराबर जीवा CD। अब सुनिए बच्चों, सिद्ध हमारे को करना है केंद्र पर बना कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण AOB बराबर हमारे को सिद्ध करना है कोण COD। एग्जाम में आ जाए यही प्रमेय सिद्ध कीजिए कि ऐसा होता है। कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। यस, देखो यहां पे हमारे को ये कोण बराबर सिद्ध करने हैं, ये बराबर इसके। ये हमारा 12.1 प्रमेय का है और 12.2 प्रमेय में ये इसमें चले जाएगा और ये इसमें आ जाएगा। अब रचना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उपपत्ति। ये जो यहां दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे हम, और CPCT से ये बराबर हो जाएगा। त्रिभुज OAB एवं त्रिभुज OCD में। देखो ये OA, OB, OC, OD चारों बराबर है क्योंकि चारों ही वृत्त की त्रिज्या है। तो हम तो OA बराबर फिलहाल OC लिख देते हैं। त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। कोण AOB, ये तो हमें सिद्ध करना है। AB बराबर, पहले OB को भी ले लीजिए, OB बराबर OD, वही त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या।
और तीसरी चीज हमारे को ए बी बराबर सी डी दिया है। ठीक है ना बच्चों? इसलिए त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, सिमिलर नहीं है इस बार, ओ सी डी किस नियम से? एस 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 नियम से। और जब ये सर्वांग सम हो गए तो हम सीपीसीटी से ये बराबर बोल सकते हैं, ए ओ बी बराबर कौन? सी ओ डी। तो ये प्रमेय का सत्यापन हो गया। कौन सी प्रमेय? 12.1। ज्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं जाना है, 12.1 प्रमेय का यह सत्यापन हो गया। ठीक है ना? अब 12.2 प्रमेय में और 12.1 प्रमेय में मामूली सा ही अंतर है। डायग्राम तो यही काम चल जाएगा बच्चों, बस फर्क क्या है कि उसमें केंद्र का कोण बराबर दिया है। पेज नंबर 192 पे हम स्टेटमेंट बोल देते हैं, यदि एक वृत्त की जीवाएं केंद्र जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है ना? तो अब हम 12.2 का प्रूफ समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को। ये यहां 2 हुआ, यहां पेज नंबर भी लास्ट में इकाई का अंक 2 हुआ, और ये दोनों आपस में बदल गए। कोण ए ओ बी केंद्र पे बना कोण बराबर है सी ओ डी। बाकी की चीजें तो आप लिख देंगे कि एक वृत्त जिसमें केंद्र O है और इसमें ए बी और सी डी जीवा द्वारा केंद्र पे बने कोण है जो समान है। बराबर क्या करना है? जीवा बराबर, यानी ए बी, फिर से जीवा तो लिख ही दीजिए बच्चों, फायदा रहेगा। जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब इन दोनों को फिर से ले लिया हमने। डायग्राम बनाना जरूरी है बच्चों, इन प्रमेय के साथ में जब सिद्ध करते हैं तो हमारे कुछ बच्चों ने पूछा कि सर ये जरूरी है क्या? अरे बच्चों बहुत जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं आप कहां क्या लिख रहे हो। ठीक है, अब की बार ये दिया हुआ नहीं है, डॉट डॉट हमने हटा लिए, वो सिद्ध करने में जा रहा है। ये दोनों बराबर दिए हमारे को, तो ये तो आएगा ही आएगा, त्रिज्या वाली बात, लेकिन इस जगह दिया है हमारा बदल जाएगा, और इधर सीपीसीटी वाला पार्ट भी बदल जाएगा। इधर में ये कोण आ जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी दिया है, और ये नियम बदल जाएगा। नियम क्या हो जाएगा? एस ए एस। बहुत अच्छे बच्चों, कुछ बच्चे तो गजब कर रहे हैं। सर्वांग सम हो गया, और सर्वांग सम होने से क्या हुआ? सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी इति सिद्धम। तो ऐसे जीवा भी बराबर होती है अगर केंद्र पे कोण बराबर हो। ये तो हमने 2 ही बनाई, बहुत सारे बन सकते हैं ऐसे, यानी कि केंद्र पे कोण बराबर है तो उनसे संबंधित त्रिज्या बराबर होती है। और इसी में बच्चों आपको मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं कि जीवा समान है ना, तो इनके जो चाप है ना वो भी बराबर होता है। जैसे वो धनुष नहीं होता, धनुष के अंदर बिल्कुल एक जैसा दोनों में कर्व है, तो उनसे संबंधित जो बीच में जीवा है वो भी बराबर होगी। तो संभवतः ये 12.1 प्रमेय और 12.2 प्रमेय दोनों आप लोगों को निश्चित रूप से समझ आ गई होगी। पूरा प्रूफ आप लिख सकते हैं पेज नंबर 192 पे 12.2 प्रमेय हमारी। ठीक है ना बच्चों? इसी तरह से 12.3 और 12.4 वो आप पहले थोड़ा सा स्वयं देखिएगा, वो जीवा पर लंब डालने वाली प्रमेय है कि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को
समद्विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।